Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here I have suggested some of the topics that might come on science. ठीक है, तो पहला है impact of artificial intelligence on human life. ओके, तो आपको कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि AI क्या होता है. तो हमें लिखना है AI improves efficiency and saves time in industries and offices. तो कौन से इंडस्ट्रीज में AI का यूज हो रहा है, कौन से ऑफिसेज में AI का यूज हो रहा है और AI कैसे हेल्प करता है हमारे काम को करने में, कैसे ईजी करता है. आपको यहाँ पे 3 to 4 लाइन्स आपको इसमें लिखने हैं. नेक्स्ट, यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर डायग्नोसिस, सर्जरी, असिस्टेंस एंड रिसर्च. उसके बाद आपको क्या लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में, फिर से आपको 3 to 4 लाइन्स लिखना है कि AI का यूज जो है वो डायग्नोसिस के लिए होता है, मतलब किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए होता है. सर्जरी में यूज होता है, असिस्टेंस में यूज होता है, सर्जरी में असिस्टेंट देने के लिए, डॉक्टर को मदद करने के लिए, एंड रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स में भी AI बहुत तरीके से हेल्प करता है. तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है. नेक्स्ट जो है वो पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन एजुकेशन थ्रू स्मार्ट लर्निंग टूल्स एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग. देखो अभी ये जो टॉपिक है ये चेंज हो गया, हेल्थ केयर से हम लोग पहुंच गए एजुकेशन, तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है. यहाँ पे अगेन आपको 3 से 4 लाइन्स यहाँ पे लिखना है कि AI हमें एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकता है. हमारे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनके बारे में रिसर्च करना हो, ठीक है, हमें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो, तो ऐसे हमें एजुकेशन को क्या करना है, एजुकेशन में हम लोग AI को इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, AI के थ्रू हम लोग फॉल्स निकाल सकते हैं, डिफिकल्टीज निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, हम लोग टेक्निक्स, मेथड्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं टू टीच मोर मैथोडिकली एंड मोर एफिशिएंटली. ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो बिजनेस है उसमें भी AI के वजह से हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, मतलब इंसान की जरूरत ही नहीं है, आप AI के थ्रू में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसमें काम करा सकते हो. क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स. और AI जो है ये नया जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग, अगर वो लोग AI के ऊपर ट्रेंड है, अगर वो जानते हैं, तो दे विल गेट मोर जॉब्स इन द नियर फ्यूचर. नेक्स्ट, रिस्क ऑफ जॉब लॉस एंड सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. और ये हो गया हमारा नेगेटिव, यहां पे हम लोग नेगेटिव लिखेंगे. ठीक है, तो AI से प्रॉब्लम क्या होगा कि AI के वजह से बहुत सारे लोग जो है उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और AI जो है एक साथ में बहुत सारे लोगों का काम जो है वो कर सकता है, वो इजीली ह्यूमन ब्रेन को बीट कर सकता है अगर AI को सही तरीके से ट्रेन किया जाए. तो ह्यूमन जितनी एफिशिएंस है AI उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंटली किसी भी काम को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. तो इन द नियर फ्यूचर लोगों का जो जॉब है वो जा सकता है AI की वजह से. नेक्स्ट, रेजेस एथिकल कंसर्न सच एज प्रिवेसी एंड मिसयूज ऑफ डेटा. AI एक खतरा लेके आता है कि AI के वजह से हमारे जो डेटाज हैं, डेटा का मिसयूज हो सकता है, हमारे पर्सनल लाइफ की चीजों को हमारे प्रिवेसी में क्या दिया जा सकता है, दखल अंदाजी दिया जा सकता है, हमारे ऊपर निगरानी रखा जा सकता है. ठीक है, इट कैन स्पाई ऑन अस एंड दैट कैन बी अ थ्रेटनिंग थिंग ऑफ AI. वो AI के लिए एक थ्रेटनिंग है, मतलब हमारे लिए AI से थ्रेटनिंग है. फ्यूचर लाइफ विल बिकम मोर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ड्यू टू AI. ये आपका कंक्लूडिंग लाइन है जहां पे आपको ये बताना है कि फ्यूचर जो है वो AI के ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल होगा, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट बी टॉट हाउ टू प्रॉपरली यूटिलाइज AI इन ए बेनिफिशियल वे, इन ए प्रॉपर वे, सो दैट इट कैन नॉट हार्म अदर पीपल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस. यहां पे आपको इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा नॉलेज लेके जाना जरूर. यहां पे मैंने सिर्फ स्पेस के बारे में बताया है. तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स. तो स्पेस प्रोग्राम जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि साइंटिस्ट को वो हेल्प करता है हमारे यूनिवर्सेस के बारे में जानने के लिए, हमारे प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स इंप्रूव्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव हो गया है. आजकल कहीं से भी हम लोग, किसी भी इंसान से हम लोग बात करते हैं, इजीली बात कर सकते हैं, कुछ भी चीज भेज सकते हैं, कुछ भी चीज रिसीव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद वेदर के ऊपर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो ये जो सैटेलाइट है ये इजीली हमें प्रिडिक्ट करके दे सकता है कि कहाँ का वेदर क्या होने वाला है. हमारे एग्रीकल्चर में इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं, हम वहाँ पे लोगों को वार्न कर सकते हैं पहले ही, अगर हमारे पास सैटेलाइट्स है. स्पेस में अगर हम लोग एडवांस करें तो एनकरेजेस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो ये एनकरेज करता है, स्पेस जो रिसर्च प्रोग्राम है ये
रिसर्च करता है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजी को हम लोग को क्या करना सिखाता है, इनोवेट करना सिखाता है। इंस्पायर्स यंग पीपल टू परस्यू साइंस कैरियर्स, और स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यंग जो लड़के हैं, वो ज़्यादा अपने इंटरेस्ट दे सकते हैं और ये करियर बना सकते हैं। स्ट्रेंथन्स नेशनल प्रेस्टीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये हमारे नेशनल प्रेस्टीज को भी बढ़ाता है, दुनिया के सामने हमें एक स्पेस जायंट, एक स्पेस में किंग हमें बना सकता है, और जिसके वजह से हमें दूसरे कंट्री से क्या मिल सकता है, कोऑपरेशन भी मिल सकता है। हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स में, हम अलग अलग कंट्री के कोऑपरेशन से हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग रिसोर्सेज एंड स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, ये हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों को, रिसोर्स को डिस्कवर करने में, देन क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने भी जो ये साइंस स्पेस जो प्रोग्राम्स है ये हमें बहुत मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी का रोल, ठीक है। पहला हो गया ऑनलाइन क्लासेस मेक एजुकेशन एक्सेसिबल एनीवेयर, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, है कि नहीं, एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्मार्ट क्लासरूम्स इंप्रूव लर्निंग थ्रू ऑडियो विजुअल मेथड्स, अगर हमारे क्लासरूम्स में क्या हो गए, स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए, तो ऑडियो विजुअल से हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, फन बना सकते हैं। एजुकेशनल एप्स प्रोवाइड इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एजुकेशनल एप्स जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है, हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से इंडिविजुअली हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड वो पर्सनलाइज्ड होता है, मतलब एक स्टूडेंट के बेस पे वो पूरा रेडी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इजी एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिसर्च मटेरियल्स, और आपको कहीं पे जाना नहीं है, किसी भी रिसर्च के लिए कहीं लाइब्रेरी में नहीं जाना, कहीं पे भी बुक परचेज नहीं करना है, आप ऑनलाइन से ही आप उन टॉपिक्स के ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी में वो बुक पढ़ सकते हो, वो मटेरियल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, हेल्प्स टीचर्स मैनेज लेसन्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एफिशिएंटली, जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स को बहुत हेल्प होता है इससे, कि टीचर्स जो है वो अपने लेसन्स को प्लान कर सकते हैं, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इजीली आप मतलब मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। रिड्यूसेस जियोग्राफिकल एंड बैरियर्स इन एजुकेशन, तो जियोग्राफिकल बैरियर्स को क्या करता है, ये हटा देता है। जैसे कि आप लोग अभी असम के अलग अलग कोने से बैठे हुए और मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो, मैं किसी असम के एक छोटे से गांव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इतने हमारे बीच में एक क्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर है, लेकिन इस बैरियर को तोड़ दिया, आप मेरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, मैं आप लोगों को अपना जो नॉलेज है वो दे पा रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो ये बात भी आप लिखना है वहाँ पे। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स में रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन, अभी आप यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर एजुकेशन में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो गया, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन अगर बढ़ गया, तो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी क्या होता है, लोगों का रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आपका टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे आ सकता है, ठीक है, जैसे कि पहला हो गया माय फर्स्ट डे एट न्यू स्कूल और कॉलेज, ठीक है, ये आपके मेमोरेबल डे में भी आ सकता है, आपका अगर मेमोरेबल डे आप लिखना चाहो तो यही चीज़ आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला जो है फेल्ट नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, तो पहला दिन कैसा होगा, नर्वस ऑफ कोर्स आप फील करोगे और एक्साइटेड भी फील करोगे कि कैसा माहौल होगा, कैसे फ्रेंड्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, कैसा एनवायरमेंट होगा, आपको पता नहीं है, तो यू विल फील नर्वस और एक्साइटेड भी एट द सेम टाइम टू मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू एनवायरमेंट, तो नया एनवायरमेंट होता है, नया क्लासमेट्स मिलेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्लासरूम्स एंड एडजस्टिंग टू रूटीन, तो वहाँ पे पहली बार आपको क्या होगा कि पहली बार आपको क्लासरूम ढूंढने में दिक्कत आएंगी, रूटीन से एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएंगे, तो ये आपको डिफिकल्टी वहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टी उस दिन पहले दिन आप फेस करोगे। टीचर्स वेलकम स्टूडेंट्स एंड क्रिएटेड अ फ्रेंडली एटमोस्फेयर, फिर आपको लिखना है कि टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं और एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट के मन में जो डर होता है वो डर क्या हो गया, इमीडिएटली चला गया। स्लोली स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद क्लासमेट्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स, और धीरे धीरे मैं क्या करने लगा, क्लासमेट्स से बातें करने लगा, इधर उधर की बातें हुई और धीरे धीरे हम क्या बनाने लगे, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनाने लगे। पार्टिसिपेटेड इन इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फिर हम कहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे, एक्टिविटीज एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया। कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड एज द डे प्रोग्रेस्ड, और जैसा दिन बढ़ता गया हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ता गया, ठीक है, हम और कॉन्फिडेंट फील करने लगे और भी चीज़ों को ईजिली नॉर्मली लेने लगे, जो एंजाइटी था, नर्वसनेस था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा,
चला जाने लगा, ठीक है। द डे बिकेम मेमोरेबल बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, और वो दिन क्या बन गया, एक मेमोरेबल डे बन गया इसी तरह से, और ये दिन जो है एक मेरे न्यू जर्नी का एक बहुत अच्छा क्या है, बिगिनिंग था। नेक्स्ट जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर और एक चीज आ सकता है, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे आप वो अपना पहला दिन ही लिख सकते हो, इसमें आपको कुछ अलग करके नहीं लिखना है, कॉलेज का फर्स्ट डे ही आप लिखो, उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप ये भी देख के जा सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप इसको देख के भी सकते हो, क्योंकि दो दो क्वेश्चंस बाय हार्ट करने में डिफिकल्टी होगा या पढ़ने में डिफिकल्टी होगा, तो आप एक ही क्वेश्चंस को बाय हार्ट कर लो, उसको अलग अलग आपके एसेस में इनकॉर्पोरेट करने का आप कोशिश जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बोला है एग्जैक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़ाया है, वो साइंस के ऊपर कोई भी टॉपिक हो आप वो लिख सकते हो, वो अगर दिमाग में है तो एआई का बात आप लिख सकते हो, ठीक है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का हेल्प आप लिख सकते हो, अगर साइंस इन मॉडर्न लाइफ, अगर 21st सेंचुरी अगर आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गया तो, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सेपरेटली बाय हार्ट नहीं करना है, जो आप बाय हार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा है उनमें से आप एक ऐसे खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है हर बार, लास्ट ईयर आया नहीं था तो इस बार प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मैंने और एक ऐसे मैंने बना रखा है आपका कि 2025 में जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ, जिसमें हमारी टीम जो है वो विनिंग हुई, उसके ऊपर ऐसे आ सकता है, तो आप मेरे चैनल में जाके वो चेक कर लेना, उसका पूरा आंसर्स ऐसे बना के मैं वहाँ पे डाला हुआ है, जुबिन गर्ग के ऊपर मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप वो ऐसे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूंगा रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है, पहले वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट एक्टिवली इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स, साइंस एंड बिजनेस। आपको पहले तो ये लिखना है कि वुमेन जो है आजकल हर एक सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो एंड बिजनेस हो। उसके बाद आपको टॉपिक में आना है कि इन सब से क्या होता है, एक वुमेन जो है कंट्रीब्यूट करती है एक नेशन को अच्छा बनाने के लिए। एजुकेटेड वुमेन स्ट्रेंथन्स फैमिली एंड एंश्योर बेटर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेटेड वुमेन क्या करती है, एक फैमिली को वो और स्ट्रांग बनाती है। एंश्योर बेटर अपब्रिंगिंग, छोटे बच्चों को बढ़ाने में बहुत मदद होता है और उनके ग्रोथ में उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी, और वुमेन के पार्टिसिपेशन जब हर एक सेक्टर में बढ़ेगा तो नेशनल ग्रोथ भी बढ़ेगा और नेशनल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वुमेन लीडर्स प्रमोट सोशल रिफॉर्म्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अभी वुमेन लीडर्स जितने बढ़ जाएंगे उतने क्या होंगे, सोशल रिफॉर्म्स आएंगे, मतलब वुमेन के अगेंस्ट में जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो वुमेन के अगेंस्ट है, वो सारे रिफॉर्म्स हो गए जब वुमेन लीडर्स बनेंगे, ठीक है। हमारी कम्युनिटी क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट, देयर इन्वॉल्वमेंट एनकरेजेस क्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो उनके जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या करता है, एनकरेजेस क्वालिटी, क्वालिटी को एनकरेज करेगा, इक्वालिटी को एनकरेज करेगा, सॉरी क्वालिटी नहीं, मतलब सब लोग क्या है, समान है, मेल से वुमेन कहीं तरीके से पीछे नहीं है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी ये प्रमोट करता है। वुमेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कल्चर एंड सोशल हार्मनी। वुमेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कल्चर एंड सोशल हार्मनी में, हमारा जो कल्चरल पीस है, सोशल जो पीस है, उसको मेंटेन करके रखने में। गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट इंप्रूव नेशनल प्रोग्रेस। यहाँ पे आप कुछ वुमेन के रिलेटेड आप क्या लिख सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिख सकते हो, जैसे कि आफ्टर एजेस वुमेन को स्कूटी प्रोवाइड करना, ठीक है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, जैसे कि मैरिज के लिए फंड प्रोवाइड करना, एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करना एट चीप कॉस्ट। तो ये सारे चीज़ जो है गवर्नमेंट की स्कीम आप इंक्लूड कर सकते हो। नेशंस डेवलपमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और एक नेशन का डेवलपमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है अगर वुमेन वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता तो। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी एंड इन द 21st सेंचुरी। ये पिछले जो ऐसे है उनसे ऑलमोस्ट सेम है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे कैसे वुमेन और मेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स। कोई भी जेंडर हो, हर एक जेंडर को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें बड़ा रोल किसने प्ले किया है, एजुकेशन ने। जब एजुकेशन बढ़ा तो लोगों को पता चला कि हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। विमेन आर अचीविंग सक्सेस इन एवरी फील्ड सच एज साइंस, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। और आजकल इसीलिए विमेन जो है हर एक फील्ड में सक्सेसफुल होती जा रही है, चाहे वो साइंस हो, स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिक्स हो। लॉज एंड पॉलिसीज आर प्रमोटिंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। हमारे जो लॉज हैं उनमें भी ज़्यादातर इक्वल राइट्स को ज़्यादा से इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है,
ठीक है, इक्वल राइट्स को प्रोटेक्शंस के लिए अलग अलग लॉज लाए जा रहे हैं। तो हमारे हर तरीके से मतलब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हम लॉफुली भी कोर्ट के थ्रू भी हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। सोशल स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन सम एरियाज, लेकिन अभी भी किसी किसी जगह में सोशल स्टीरियोटाइप्स है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो वो लोग मान के बैठे हैं कि वुमेन यहाँ पे ये नहीं कर सकती, वुमेन वो नहीं कर सकती, वुमेन का सिर्फ यही काम है। तो ऐसे इन सबको सोशल स्टीरियोटाइप बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, वुमेन के अगेंस्ट में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहीं कहीं पे वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से या उनके फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से कहीं कहीं पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इक्वल पे एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिमेन इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इक्वल पे, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वुमेन जहाँ पे आ गए तो उनको पैसे नहीं दिए जाते, उनको सैलरी नहीं दिए जाते एज कम्पेयर टू द मेल्स। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैन रिमूव जेंडर बायस, और इस चीज़ को हटाने के लिए हमको क्या करना है, एजुकेशन जो है उसका यूज़ करना है। एजुकेशन ही ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक वेपन है जिससे हम लोग इस जेंडर बायस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी लीड्स टू बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और जिस सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी है वो सोसाइटी बैलेंस्ड है एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। नेक्स्ट, एजुकेशन के ऊपर हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस क्लासरूम एजुकेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन एंड क्लासरूम एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड्स लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर थ्रू द इंटरनेट। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंटरनेट से कहीं पे भी बैठ के आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लासरूम एजुकेशन ऑफर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स, लेकिन क्लासरूम एजुकेशन में आप टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग इज फ्लेक्सिबल, ऑनलाइन लर्निंग फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, ये टाइम सेविंग भी होता है फॉर स्टूडेंट्स। क्लासरूम लर्निंग इंप्रूव्स डिसिप्लिन, लेकिन क्लासरूम लर्निंग जो है वो डिसिप्लिन करता है, फोकस बढ़ाता है, सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाता है। आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, आप दूसरे क्लासमेट से बात करते हो, सीनियर से बात करते हो, जूनियर से बात करते हो, तो सोशल इंटरेक्शंस में आपकी मदद होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक बड़ा बेनिफिट है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रोवाइड करता है और अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं एक जगह में। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड ग्रुप डिस्कशंस आर मोर इफेक्टिव इन क्लासरूम्स, लेकिन वेयरएज क्लासरूम्स में आपका ग्रुप डिस्कशंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एजुकेशन के लिए। प्लस ये क्लासरूम एक्टिविटी में एक साथ आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो क्लासरूम का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है, एजुकेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस इफेक्ट ऑनलाइन लर्निंग। तो लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है ऑनलाइन एजुकेशन के, जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी संभालना नहीं आता है, कहीं कहीं पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, कहीं कहीं पे ऑनलाइन जो लर्निंग है वो एक्सेस की वजह से लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो अगर हम लोग पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम problems related to it. A balanced combination of online and classroom education can provide the best results. लेकिन हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड एजुकेशन या करिकुलम, हमको ऐसी सिस्टम्स लानी है जहाँ पे ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी हो, ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप इसको थोड़ी अच्छी तरीके से देख के जाओ। तो ई कॉमर्स मतलब आपको सबको पता है, हमारे जो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अमेज़ॉन है, उनसे हम लोग चीज़ें खरीदे हैं, तो वो क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना या खरीदना। प्रोवाइड्स कन्वीनियंस एज पीपल कैन शॉप एनी टाइम फ्रॉम होम, और ये हमें एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है क्योंकि हम लोग घर में बैठ के ही हम लोग कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद ईजी प्राइस कंपैरिजन। फिर हमें क्या मिलता है, बहुत सारे प्राइस के बीच में हमको कंपेयर करने का मौका मिलता है। हम लोग बहुत सारे प्राइस को घर बैठे कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी हमको ऑनलाइन में मिल जाता है। ठीक है, अब अगर शॉप में जाए तो शॉप में एक ही वैरायटी एक ही शॉप में मिल सकता है, दूसरे के लिए हमें और दूर जाना पड़ता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉयल ऑन अस। लेकिन ऑनलाइन में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में सर्च करके अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम मेक्स ट्रांजेक्शन क्विक एंड सिंपल, और ऑनलाइन पेमेंट से हमें ट्रांजेक्शन ईजी हो जाता है, पैसा देना, भेजना, रिसीव करना ईजी हो जाता है और क्विक भी होता है।
हेल्प स्मॉल बिजनेसेस रीच नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अभी कोई भी इंसान गांव में बैठ के भी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू पूरे दुनिया में अपना सामान बेच सकता है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। पहले क्या होता था, वो गांव में ही लिमिटेड रह जाता था, लेकिन अभी वो गांव में अगर कुछ चीज़ें वो बनाता है तो वो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके उसको पूरे इंडिया में वो बेच सकता है। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन डिलीवरी, लॉजिस्टिक एंड डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर्स। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जैसे कि बहुत सारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो एंगेज होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लॉजिस्टिक में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं कि चीज़ों को जो ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, सामान हमारे घर तक पहुंचता है, तो उनको कहीं से तो लाया जाता है, शॉप से तो कोई उठाता है, तो उसको लॉजिस्टिक बोला जाता है। देन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करना है, आपको लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, पब्लिश करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, अभी यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ नेगेटिव भी हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ऑनलाइन में फ्रॉड भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ चीज़ कुछ अलग दिखा के भेजा कुछ अलग जा सकता है, या तो फिर हम पेमेंट करने के बाद हमें वो प्रोडक्ट ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। फेक प्रोडक्ट्स कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, और कभी कभी हमारा डेटा जो है वो चोरी भी हो सकता है। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एज, हमारा पैन कार्ड नंबर, कार्ड के डिटेल्स, ये चोरी भी हो सकते हैं। सेफ पेमेंट मेथड्स एंड कस्टमर अवेयरनेस एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन अगर हम लोग सेफ पेमेंट मेथड्स डेवलप कर लें, कस्टमर अगर अवेयर हो जाए, तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है ये बहुत क्या बन सकता है, हमारे सिक्योर और बेनिफिशियल भी बन सकता है। तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अच्छी तरीके से इसको देख के जाओ, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ये सारे मैंने यहां पे बोल दिए, और इनको आपको हर एक पॉइंट को 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, एंड इन ईच पैराग्राफ आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। आप एक ही होल पैराग्राफ में कभी भी आंसर लिखने का कोशिश मत करना, छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे आप लिखना। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया इस बार क्या क्या आने वाला है, और ऐसे आप कुछ कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ के जाओ। बहुत टफ एसेस नहीं आने वाला है, आप थोड़े से अगर दिमाग लगाओगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होगा, और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा होने वाला है। आई बिलीव इट पर्सनली। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।